डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। इसमें हम देखेंगे टाइप्स, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पोल्यूशन। तो यदि पोल्यूशन का हम अर्थ लें तो इससे हमारा अभिप्राय है जो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड्स, व्हीकल्स या अन्य व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली उन सभी एक्टिविटीज से है जिनके द्वारा एयर, वाटर और एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होता है। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं अपनी चिमनियों के धुएं से वायु को और अपने जो केमिकल वेस्ट है उससे जल को, इसी प्रकार से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वनों को काटकर और रासायनिक खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग करके गृहस्थ अपने चूल्हे के धुएं और घर की गंदगी द्वारा, इसी प्रकार से जो व्हीकल्स हैं वो अपने शोर और धुएं के द्वारा, इसी प्रकार से जो व्यक्ति हैं वो अपनी अनेक इस प्रकार की एक्टिविटीज हैं जिनके द्वारा वायु, जल और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो इन सभी क्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रदूषण और हम कहें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। इसी को यदि हम B.R. शिलर के शब्दों में कहें तो प्रदूषण एक बाहरी प्रभाव है। यह बाजारी क्रिया की वह लागत है जिसे एकदम या तुरंत उत्पादक या उपभोक्ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति यानी कि तीसरे पक्ष पर डाल दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह एक मार्केट एक्टिविटी है और इस मार्केट एक्टिविटी में जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर की बजाय जो तीसरे पक्ष हैं, थर्ड पार्टी है, उस पर इसको इम्पोज कर दिया जाता है। पूरे विश्व में यदि हम कहें तो यह एक आम राय बन चुकी है कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो ये दोनों समस्याएं गंभीर रूप धारण कर चुकी हैं और संसार के सभी देश इस बात से चिंतित हैं कि जिस तरह से पर्यावरणीय और जीवन भरण पोषण संबंधी जो सुविधाएं हैं जिनको हम सस्टेनिंग फैसिलिटीज कह रहे हैं वो डिग्रेड हो रही हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ दशकों में या शताब्दियों में हमारे लिए यह थोड़ा बहुत ही बच पाए। तो इसलिए हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिससे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकें। तो इसमें आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो टाइप ऑफ पोल्यूशंस में हम जो सबसे पहले बात करते हैं वो करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो वायुमंडल में प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण की यदि हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वायु मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए नेचर की तरफ से एक फ्री उपहार है और इसकी गुणवत्ता मानवीय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि इसकी गुणवत्ता घट जाती है तो इसका मानवीय स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि हवा प्रदूषित हो जाती है तो इससे सांस की बीमारी हो सकती है, शरीर के किसी अंग का भौतिक नुकसान हो सकता है और आंखों की रोशनी भी समाप्त हो सकती है और कभी कभी इससे मृत्यु भी हो सकती है। यदि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की डेफिनेशन यहाँ कोट करें तो वायु प्रदूषण तब होता है जब मानवीय कारणों के कारण हवा में कुछ हानिकारक तत्वों का समावेश होने लगता है। तो ये हम मानव ही हैं जो वायु को प्रदूषित करते हुए जा रहे हैं। हमारे द्वारा ही इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे हमारा एयर पोल्यूशन होता जाता है। तो वायु में जब हानिकारक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर, कृषि पर, प्राकृतिक संसाधनों पर और संपत्ति पर अपना हानिकारक प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम कहें तो वायु प्रदूषण के कारण एसिड रेन हो सकती है जो मनुष्य व उसकी संपत्ति तथा फसलों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसी प्रकार से वायु में यदि शीशा, लेड की मात्रा बढ़ जाए तो भी इससे मनुष्य की बुद्धि पर है उसका फर्क पड़ सकता है। तो ये सब वायु प्रदूषण है। यदि हम वायु प्रदूषण के कारणों की बात करें तो वायु प्रदूषण का एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है मोटर वाहन, जो हमारे व्हीकल्स हैं। ये वाहन भी स्वास्थ्य के लिए एक खतरा बनते जा रहे हैं। इन वाहनों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड से हानिकारक तो सिद्ध हो ही चुकी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पर्यावरण में
गर्मी बढ़ने, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा बढ़ जाता है, और मोटर वाहनों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो श्वास संबंधी बीमारियां हैं, जिसमें हम प्रमुख रूप से अस्थमा और एलर्जी की बात कह सकते हैं। इसमें यदि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी वायु को प्रदूषित करने में अछूते नहीं हैं। गाँव में लोग चूल्हे में लकड़ी या उपलों का प्रयोग करते हैं, जिससे काफ़ी धुआं फैलता है, और चूल्हे से निकले धुएं से अक्सर श्वास संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, और इसमें प्रमुख रूप से हम जो कहते हैं वो फेफड़ों से जो संबंधित बीमारियां हैं वो आम होती हैं। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्रों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैलाने का कारण है वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ते जो मोटर वाहन हैं उनके कारण। इसी प्रकार से वाहनों के गंदे और जो शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग है, मच्छरों को मारने वाले जो कॉयल्स हैं, दूसरे जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनका हम जो बहुत प्रयोग कर रहे हैं, इस कारण से भी काफ़ी एयर पोल्यूशन हो रहा है। भारत में बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, तो इन सब में मोटर वाहनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इस कारण से हमारी एयर पोल्यूशन हो रही है। अब यदि हम दूसरे एयर पोल्यूशन के बाद बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो यह हम जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% भाग जल द्वारा घिरा हुआ है, और समुद्र व महासागर में पाए जाने वाला जल है वो खारा है, इसलिए इसका इस्तेमाल पीने, कृषि और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ठीक नहीं है। तो शुद्ध जल के जो मुख्य स्रोत हैं वो हमारे पास झील, पोखर, जलाशय, नदियाँ, जो चश्मे, स्ट्रीम्स हैं वो हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जल प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराया गया एक ईश्वरीय या उत्तम पेय पदार्थ है जो जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो यदि हम इसको दूषित करते जाएंगे तो कंटेमिनेटेड करेंगे तो इससे हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और पर्यावरण की स्वच्छता भी जल की स्वच्छता पर निर्भर करती है। जल प्रदूषित होने के कारण संसार में अत्यधिक मृत्यु होती है, और हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता का सही माप वहाँ उपलब्ध होने वाला सुरक्षित जल है, सेफ वाटर की उपलब्धता कितनी है, इससे हम माप सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता किस प्रकार की है। इसी प्रकार से भारत के शहरी क्षेत्रों में केवल 72% लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जल के उपलब्ध जितने भी स्रोत हैं उन सब का जल तब तक पीने योग्य नहीं होता जब तक उसे साफ करके पीने योग्य नहीं बनाया जाता है। तो इसलिए हमें जो हमारा जल प्रदूषण है उसके बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए कई सारे कदम उठाने की जरूरत है। यदि यहाँ हम मेन सोर्सेज ऑफ वाटर कंटेमिनेशन देखें तो जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं, तो उसमें हम सबसे पहले लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों के लोगों द्वारा जो वेस्ट है उसको नदियों में फेंकना, खुले में कूड़े के ढेर लगाना, या उनको ऐसे गड्ढों में डालना जिससे कि धरती के ऊपर वाला जल जो सरफेस वाटर है तथा भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार से जल प्रदूषण का एक अन्य व मुख्य स्रोत बीमारी वाला मानवीय मलमूत्र है, इसको भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से नदियों व झीलों के पानी में औद्योगिक व कृषि जो वेस्ट है वो खुलेआम डाल दिया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है। यह अपशिष्ट भी जो ये वेस्ट है ये मिश्रित जल अपने साथ कई जो प्रदूषण तत्व हैं उनको ले जाता है, और यही कारण है कि कई जहरीले रसायन जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो जल में मिलते रहते हैं, और कई बार तो मछलियों में भी इन्हीं के कारण बीमारियां हो जाती है, और मछलियों का भोजन के रूप में जब इंसान प्रयोग करता है तो वो काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें कई तरह के धातु पदार्थ जैसे मर्क्यूरी जो पारा है, क्रोमियम, सीसा, लेड, इन सब के कारण काफ़ी खतरा बना हुआ है। इसी प्रकार से जो सीवेज है, जो वाहित मल है, फेंकने की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण ये जल में मिलकर जल को दूषित करता है। इसी प्रकार से इसके कारण हैजा, दस्त, पेट की अनेक बीमारियां फैलती हैं।
एक अनुमान के अनुसार यदि हम कहें तो भारत में 80% ग्रामीण बच्चे कई प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे पीड़ित हैं, क्योंकि ये बीमारियां सामान्यतः जो मानवीय मलमूत्र के जल के पीने से जल में मिल जाने के कारण होती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ स्रोत हैं जिनके कारण हमारे जो जल प्रदूषण है वो होता है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट की, कि यह भी एक टाइप है प्रदूषण की, कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको कैसे डंप किया जाए उसको, क्योंकि दिन ब दिन जो सॉलिड जो ठोस कूड़ा करकट है उसकी मात्रा कई गुना बढ़ती जा रही है। तो इस वेस्ट जनरेशन और को किस प्रकार से हम एक ऐसा मैनेज करें ताकि ठीक से इसका निपटान किया जा सके। यदि हम ये कहें कि जैसे जैसे समाज का जीवन स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे कूड़ा करकट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। बायोडिग्रेडेबल जो ऑर्गेनिक मेटल्स हैं उनकी जगह जो प्लास्टिक की जो थैलियां हैं, बोतल्स हैं, बैग्स हैं या कागज़ के लिफाफे, पुराने टायर, सड़ी हुई सब्जियां, जूते चप्पल, ये बहुत अधिक मात्रा में आने लगे हैं कूड़ा करकट में। और यदि ऐसे कूड़ा करकट को कुशलता से फेंका नहीं जाता तो इससे मक्खियां, मच्छर, चूहे आदि तो इनकी ओर खींचे ही चले आते हैं। ये फिर अपने साथ कई सारी बीमारियां को भी जन्म देते हैं। तो संबंधित क्षेत्र में भूमि, मिट्टी अथवा जल संसाधन को डिग्रेड भी करते हैं। जो सूरत में जो प्लेग फैला था वो हमारे को अभी भी याद होगा, और किस प्रकार से शहर में जगह जगह गंदगी प्लेग जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें हम जो फोर्थ टाइप ले सकते हैं वो डिफॉरेस्टेशन का ले सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि जब हम अपने फॉरेस्ट जो एरिया है उसको कम करते जा रहे हो। ये हम जानते हैं कि वन भारत का एक प्रमुख प्राकृतिक साधन है और लगभग भूमि का 1/5 भाग वनों के अंदर है, और इन वनों में अनेक प्रकार की लकड़ी, जड़ी बूटियां, पशु पक्षी, कीड़े, सांप आदि पाए जाते हैं। परंतु पिछले कई वर्षों से वन विनाश जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत अधिक हो रहा है, और इस वन विनाश से हमारा अभिप्राय है वनों की क्षति होना। तो यह कोई आज से प्रारंभ नहीं हुआ था बल्कि सदियों से चला आ रहा है, परंतु आज यह एक सीमा तक पहुंच चुका है जहां कई वन जनजातियां जो स्पीशीज हैं उनका समाप्त होना काफ़ी आसान हो गया है। इसी प्रकार से यह वन विनाश यदि इसी तीव्र गति से चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं होगा जब मनुष्य को स्वयं इस तरीके की विलोपना हो जाएगी। और यह भी कहा जा सकता है कि एक बार यदि वनों का निम्नीकरण या डिफोरेस्टेशन शुरू हो जाए तो इस प्रक्रिया को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में वन संपदा ही हमारी समाप्त हो जाए। तो इसलिए यदि हम इसके वन संपदा के डिफोरेस्टेशन के कुछ कारणों पर प्रकाश डालें तो इसमें प्रमुख रूप से जो विश्व में बढ़ती हुई तेजी से जनसंख्या है उसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से कृषि भूमि की बढ़ती आवश्यकता के कारण भी वनों को काटना पड़ रहा है। इसी प्रकार से शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन जो स्थानांतरण कृषि की प्रक्रिया है उसका जारी रहना। इसी प्रकार से गरीब के कारण लकड़ी जो कीमती लकड़ी है उनको भी चूल्हे चौके के लिए काट देना, इस कारण से भी। इसी प्रकार से हम जो सड़कों, रेलों, बिजली के खंभे, हवाई अड्डे आदि जो बना रहे हैं उसके कारण भी ऐसा हो रहा है। बांध आदि बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो बढ़ती हुई आवास भूमि की आवश्यकता तथा उद्योगों के लिए भी हम ऐसा कर रहे हैं, और वनों में लगी आग भी इसका एक कारण बनता हुआ जा रहा है। इसी प्रकार से एसिड रेन का होना भी, जिससे वृक्षों की मृत्यु हो जाती है, वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो और इसी प्रकार इसमें हम जो ऐड कर सकते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं कि गलत प्रबंधकीय जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं, उस कारण से भी ऐसा हो जाता है। तो यदि हम कॉन्सिक्वेंसेज को देखें, क्या परिणाम निकल रहे हैं इसके डिफोरेस्टेशन के, तो इसका जो सबसे पहला है वो है सॉइल इरोजन। तो हमारी जो विस्तृत भूमि कटाव है, भूमि का कटाव हो रहा है। बाढ़ों का बार बार जो बाढ़ हैं, फ्लड्स हैं वो बार बार आ रही हैं। जो हमारी स्पीशीज हैं वो खत्म होती हुई जा रही है। इसी प्रकार से
जलवायु में महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने को मिल रहे हैं। हाइड्रोलॉजी ऑफ एरिया हो रहा है, क्षेत्रीय जल जैविक स्थिति में बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि जल प्रवाह की जो पाशु की मात्रा का बढ़ जाना और जल प्रवाह की मात्रा में बदलाव है। इसी प्रकार से क्षेत्र का आर्थिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भी पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और हम ये भी कहें कि क्षेत्रीय प्राकृतिक सौंदर्यता में कमी आ रही है, तो भी यह सही है कि ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं डिफॉरेस्टेशन के। तो अब यदि हम नेक्स्ट इसमें टाइप लें तो नॉइज पोल्यूशन है। तो शोर प्रदूषण पर्यावरण संकट का एक अन्य गंभीर रूप है, और औद्योगिकरण के इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा है उसके कारण भविष्य में और अधिक गंभीर होने की संभावना है, क्योंकि इस शोर प्रदूषण की समस्या तो तभी शुरू हो गई थी जब विश्व में औद्योगिक युग शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन एज शुरू हुआ था उसी समय से, परंतु इसके गंभीर परिणाम स्पष्ट रूप से अब आने लगे हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि इस तरह की जो समस्या आ रही है तो हम इसका निपटान कैसे करें, कैसे चाहते हैं कि, तो यदि हम इसके जो शोर हैं, शोर के जो स्रोत हैं, स्रोत को यदि हम जानने की कोशिश करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि वो सभी क्रियाएं जिनमें 50 से 55 डेसिमल तक की ऊंची तीव्रता की आवाज़ पैदा होती है, तो उसे शोर के कारण होने वाले प्रदूषण को माना जा सकता है। तो इसी प्रकार से कोई भी सामुदायिक क्रिया, औद्योगिक क्रिया या यातायात क्रिया जिनसे ऊंची आवाज़ पैदा होती है उसे शोर का हम प्रमुख कारण मानते हैं। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि ये जो शोर है, नॉइज पोल्यूशन भी, तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। नॉइज पोल्यूशन के यदि हम प्रभावों की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि एक तो सामान्य प्रभाव पड़ते हैं। सामान्य प्रभाव क्या, मानवीय स्वास्थ्य और प्रसन्नता को निश्चित रूप से खतरा पहुंचता है। जिसे हम ऊंची आवाज़ कह रहे हैं, ऊंची ध्वनि आवाज़ या शोर कह रहे हैं, उसके कारण मनुष्य की बोलने की शक्ति, नींद व सोचने की शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह विश्वास किया जाता है कि यदि लंबे समय तक निरंतर ऊंची आवाज़ सुनी जाए तो इससे व्यक्तियों के व्यवहार में जो काफ़ी कुप्रभाव परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक प्रभाव भी पड़ते हैं। शारीरिक दृष्टि से प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है, और शोर प्रदूषण के कारण जो सुनने की शक्ति है वो घटती है, जो रक्तचाप है हमारा वो बढ़ता है। इसी प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन है। यदि हम नेक्स्ट कैटेगरी इसमें लें तो नेक्स्ट है डिस्पोजेबल ऑफ रिएक्टिव वेस्ट एंड डेंजर ऑफ रेडिएशन। तो विश्व को न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरों का तब पता चला, ये हम जानते हैं कि जब 1945 में जापान में 2 एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए, और उसके बाद इस तरह का प्रयोग नहीं किया गया। यह एक तरीके से हम शुक्र ही मना सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो शक्तिशाली नेशंस हैं वो अभी भी इन वेपन्स को विकसित कर रहे हैं और समय समय पर इनका परीक्षण भी कर रहे हैं। तो इन सब को भी हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो वेस्ट है वो काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी हैज़ार्डस सब्सटेंस है, और यह कब तक अनिश्चित काल तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। इसको कब तक हम अनिश्चित काल के लिए इसको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है वो लंबे समय तक निकलता रहेगा, और इसलिए इसका मानव जाति पर कभी ना कभी तो बुरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा, चाहे यह जमीन के नीचे ही क्यों न हो। जो नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इसमें हम लेंगे क्लाइमेट चेंज। तो यह हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई है, और अब से लगभग 20 वर्ष पूर्व ही अंतर्राष्ट्रीय नीति आयोजकों ने इसकी ओर हमारा ध्यान कर दिया था कि हमारी जलवायु कई तत्वों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, टेम्परेचर है, विंड हवा है, और वर्षा है उस पर भी। इसी प्रकार से विश्व पर स्थिति क्या है, पृथ्वी की चक्रीय और क्रांतिकारी गति क्या है,
तो ये सब हमारे जो जलवायु है उसको वो प्रभावित करती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब समस्या यह है कि ये जो प्रोसेस है जलवायु परिवर्तन का, जो कई तरीके से चेंज हो रहा है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसको हम कैसे रोकें। ग्रीन हाउसेस गैसें हम जनरेट कर रहे हैं, इसके कारण कई तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हमारे सामने देखने को आ रहे हैं। कई जगह अधिक वर्षा हो रही है, कुछ जगह कम वर्षा हो रही है, तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इससे कई जगह बदबू जनरेट हो रही है, जल निकासी ज़्यादा हुआ बारिश के कारण जल निकासी नहीं हो पाती है, सीवेज सिस्टम फेल हो जाता है, इससे मच्छर मक्खियाँ अधिक पैदा होते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा फैलने की संभावनाएं होती हैं, फ्लड्स भी आती हैं और फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, जान माल का नुकसान तो होता ही है, और जो पीने का जल है वो भी अपर्याप्त हो जाता है, क्योंकि सभी जगह बारिश का जल या फ्लड आ जाने के कारण। और इसके साथ साथ यदि हम कहें कि इसके जो परिणाम है वो अत्यधिक सर्दी के रूप में भी हम देख रहे हैं कि कभी कभी अत्यधिक सर्दी होती है, उसके कारण जुकाम बुखार व दूसरी बीमारियां भी आ जाती हैं। तो कहने का भाव यह है कि जलवायु में परिवर्तन के कारण कई प्रकार के अनडिजायरेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देना होगा। हम जो नेक्स्ट टाइप ले सकते हैं वो एसिड रेन के रूप में भी ले सकते हैं कि यह एसिड रेन कब होती है, जब औद्योगिक क्रिया के कारण पर्यावरण में अनेक प्रकार के जो प्रदूषित पदार्थ हैं वो हर समय मिलते रहते हैं। बादलों में जो स्थित वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ऐसे प्रदूषित कणों को अपनी ओर आकर्षित करके एकत्रित कर लेते हैं, और पोल्यूटेंट्स ये दो प्रकार के होते हैं, इनको हम मेन और सेकेंडरी कह सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो मेन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वे पदार्थ होते हैं जो उद्योगों या घरों से प्रदूषण वाली क्रियाओं से होते हैं, और जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट हैं वे पदार्थ हैं जो वातावरण में मिलने वाले मुख्य जो प्रदूषित पदार्थों की परस्पर रासायनिक क्रिया जो होती हैं, वेरियस केमिकल प्रोसेसेज होते हैं, उनके कारण होता है। तो इस कारण से एसिड रेन होती हैं, इससे भी कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे अम्लीय वर्षा होने के कारण जो कई तरह की रासायनिक जो अंतर क्रियाएं हैं उनका जन्म होता है, इससे हमारे वनों का नाश होता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो नष्ट होते हैं, हमारी जो सॉइल है उसको भी नुकसान पहुंचता है, और साथ ही साथ जो हमारा ग्राउंड वाटर है उस पर भी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसमें हम एक और जो टाइप ले सकते हैं वो है डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यह भी हम जानते हैं कि हमारी ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो क्योंकि हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, और इसके कारण हमारा जो ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो ओजोन परत ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3 के एक मिश्रण की परत होती है, और यह उच्च वातावरण में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली जो अधिकतर अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको वापस भेजने के लिए जिम्मेवार होती है, ताकि हमारी जो धरती है उस पर वो नुकसानदायक करने ना आए और हमारी धरती को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियां, खासतौर पर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना होगा कि हम इस तरह की क्रियाएं ना करें जिससे हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचे। इसी में जो नेक्स्ट टाइप हम ले सकते हैं वो है डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। तो मरुस्थलीकरण भी एक वन विनाश का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है, यदि हम कहें तो। वन और मिट्टी के बीच जो नाजुक संबंध होता है वो हमें स्पष्ट तौर पर चाहे नजर ना आए, इन हवाओं, ये वन हैं, हवाओं की गति को भी रोकते हैं, और वातावरण में स्वस्थ गैस जो है, हेल्दी गैसियस जो बैलेंस है उसको भी बना के रखते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यदि हम इसी तरीके से डिफोरेस्टेशन करते गए तो हमारा जो डेजर्टिफिकेशन है वो भी होता हुआ चला जाएगा, और इससे कई तरह के हमें नुकसान हो जाएगा। यदि हमने मरुस्थलीकरण को नहीं रोका तो इसके दीर्घकालीन प्रभाव भी हम पर पड़ेंगे। इससे एक तरफ तो डेजर्ट बढ़ेगा और दूसरी तरफ हमारी जो भूमि है उस पर वनस्पति कम हो जाएगी, और जो टॉप सोयल है उसको भी नुकसान पहुंचेगा, उसका कटाव भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए
हमें मरुस्थल को आगे जो बढ़ने से रोकने के लिए उपाय करने होंगे ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। इसी तरीके से हम जो नेक्स्ट टाइप इसमें ले सकते हैं वो है डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। तो हमारी जैव विविधता से हमारा अभिप्राय है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और पशु पक्षी जीवन के विभिन्न प्रकार से हैं। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज हैं इस धरती पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स लाइफ है। तो उन सब को बचाए रखने की हमें जरूरत है क्योंकि दिन पे दिन वो कम होते जा रहे हैं। तो जैव विविधता की हानि के मुख्य रूप से दो कारण हैं। एक तो जब हम प्राकृतिक आवास जो नेचुरल हैबिटेट है उसका विनाश कर रहे हैं, जिसके कारण जो विशेष कुछ प्रजातियां हैं वो उनका नुकसान हो रहा है। और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से जो डायरेक्ट हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं, उसके कारण भी ऐसा हो रहा है। कई जगह तो व्हेल मछली है उनको भी मारा जा रहा है और वो भी लुप्त हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये टाइप्स थी जिनके बारे में हमने बात की। अब हम करेंगे कि कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, की पर्यावरण प्रदूषण और जो निम्नीकरण है उसके क्या कारण है। तो इसमें हम सबसे पहला जो ले सकते हैं वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये हम जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे सामने कई तरीके से के संकट पैदा करती है। तो इसमें हम यह कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या भारत में एक विस्फोट की तरह है और इसके परिणाम स्वरूप भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता हुआ जा रहा है और भूमि का अधिक से अधिक शोषण हो रहा है। इसलिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो जनसंख्या है उसके विस्फोट को हम कम करें, यानी कि जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू करें, ताकि हम जो हमारी भूमि पर हमारे जो दूसरे कार्य हैं, शहरों पर जो मकानों का और कई चीज़ों का जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। दूसरा कारण है पोल्यूशन का इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो भारत में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या काफ़ी है और ये लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों का कटाव करते हैं और अनेक प्रकार की प्राकृतिक जो पूंजी है उसका शोषण करते हैं। इसी प्रकार से इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, स्वतंत्रता के बाद जो अर्बनाइजेशन है उसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसके कारण मकान और अन्य जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है उसकी डिमांड में काफ़ी वृद्धि हुई है और इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक साधनों का हम प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसी प्रकार से मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो कृषि के आधुनिकीकरण के कारण भी रासायनिक खादों, कीटनाशकों और इसी प्रकार से दूसरी चीज़ों का बहुत अधिक प्रयोग बढ़ गया है, इस कारण से भी पोल्यूशन बढ़ा है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मोर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण भी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। इसी में जो हम नेक्स्ट ले सकते हैं वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, उनका विविधीकरण भी हुआ है और इसके कारण वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसी में हम जो नेक्स्ट ले सकते हैं वो डिस्कार्ड ऑफ सिविक नॉर्म्स। यह भी है कि हमने जो नागरिक मापदंडों को हमने बनाए नहीं रखा है, उनको हम दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि हम उदाहरण के लिए कहें तो सड़कों को हम साफ नहीं रखते हैं, कूड़ा करकट बिखेरते हैं, तो इसी प्रकार से हम नालियों को साफ नहीं करते हैं, उसमें गंदगी रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और जहाँ तेज़ी से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के कारण जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो नागरिक मापदंड हैं, जो सिविक नॉर्म्स हैं, उनको हम नेगलेक्ट करके अपने प्रदूषण है उनको एक तरीके से स्थायी बनाते हुए जा रहे हैं। इसलिए हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यदि हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, तो इसमें हम कुछ इम्पैक्ट्स की बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें हम ले सकते हैं कि जो पहला है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, वो ये है कि जो वाटर पोल्यूशन और हमारे पास जो लैक ऑफ वाटर हो जाएगा। किस प्रकार से कि प्रदूषण के कारण एक वर्ष में 20 लाख से अधिक मृत्यु हो जाती है और लाखों लोग
बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं ठीक से साफ सफाई न रखने से और गंदा पानी पीने से। जलवायु, ये हमारा जो जल है, जल प्रदूषित जल के कारण, और इसका यदि हम इम्पैक्ट देखें तो इसका हमारा काम करने की क्षमता पर भी, हमारे जो आर्थिक क्रियाएं हैं उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है यदि हमारे पास जल का अभाव होगा या जल प्रदूषित होगा। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण की हम यहाँ बात कर सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण भी कई तरह के जो स्वास्थ्य हैं, हमारे स्वास्थ्य पर कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। वायु प्रदूषण का ये प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जो हमने बात की थी सॉलिड जो वेस्ट है और जो डेंजरस या हैजार्डस वेस्ट है, उसके कारण भी कई तरीके की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और इससे जो हमारा भूजल है वो भी प्रदूषित हो जाता है। इसी प्रकार से हम सॉइल डिग्रेडेशन की बात कर सकते हैं। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे गरीब किसान हैं, उनकी जो उपजाऊपन है उनकी मिट्टी की वो कम होती जाती है और इससे हमारी कृषि की उत्पादकता भी कम होती जाती है, हम पर यह प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से डिफोरेस्टेशन की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। डिफोरेस्टेशन की यदि हम बात करें तो इससे भी बाढ़ आने से कई बीमारियां फैलने की और उसके कारण काफ़ी सारे और दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं। और हम कह सकते हैं कि इसके कारण, डिफोरेस्टेशन के कारण एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो मिट्टी का कटाव है वो भी होता है, पानी ज़्यादा बह जाता है और वन भी कम होते जाते हैं। इसको हम जैव विविधता की हानि के रूप में भी देख सकते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इससे जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, जो इकोसिस्टम है, उसमें समन्वयता, जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बन पाता, उसमें गिरावट आती जाती है। तो इस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका भी हमें लॉस होता है। और इसमें हम एक जो और बात ले सकते हैं वो एनवायरमेंटल चेंज की ले सकते हैं कि एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, हमारी ओजोन लेयर के कारण स्किन कैंसर का खतरा है। इसका इम्पैक्ट ये भी है कि एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण जो हमारी कृषि उत्पादकता है उसमें क्षेत्रीय परिवर्तन आ रहे हैं। जो समुद्री भोजन है उसकी जो एक सीरीज है उसमें भी एक ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ इम्पैक्ट हैं। तो आज के इस टॉपिक के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको ले सकते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हम यहाँ दे सकते हैं, डिफाइन पोल्यूशन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड सजेस्ट रेमेडियल्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, डिस्कस द मेजर्स फॉर देयर सॉल्यूशंस। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, सजेस्ट रेमेडियल या रेमेडीज ऑफ solve the problem of air pollution. What is water pollution? What are the main sources of water contamination? Suggest measures to control the problem of water pollution. कुछ short answer type questions भी ले सकते हैं। Define pollution and state its various types. Define air pollution. What are the main source of water contamination? What are the main causes of deforestation? What is the difference between sound and noise? What is the impact of noise pollution? What is acid rain? How can you control the problem of solid waste? तो इस प्रकार से आज हमने एनवायरनमेंट पोल्यूशन में देखा कि मीनिंग, टाइप्स और क्या इसके कॉजेज हैं पोल्यूशन के और क्या इम्पैक्ट है।